हेलो, गुड मॉर्निंग। इट्स अ ब्रांड न्यू डे इन टर्की। मैं हूँ अभी कैपेडोकिया में। हम जा रहे हैं कैपेडोकिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एक ब्रांड न्यू डे इन टर्की और हम जा रहे हैं कैपेडोकिया। तो अभी मैं हूँ इस्तांबुल में और इस्तांबुल से कैपेडोकिया जाने के लिए हम कर रहे हैं रोड ट्रिप। अभी हम यहाँ से ट्रेन लेंगे और जाएंगे कार रेंटल स्टेशन पे और मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ। फाइनली लगभग 8 साढ़े 8 घंटे की रोड ट्रिप के बाद हम पहुंच गए हैं गुरे में, जहां हमारा होटल है। और यहाँ आने के बाद यहाँ की वाइब इतनी अलग है और ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी स्टोन एज में हैं और किसी मतलब बहुत ही अलग जगह पे आए हैं। मतलब अनबिलीवेबल सिटी है। ऐसी सिटी, ऐसी जगह मैंने तो कभी नहीं देखी। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने होटल में चेक इन किया, फिर डिनर करके अपना डे एंड किया। गुड मॉर्निंग। तो 5 बज रहे हैं और अभी अपने होटल में ही हैं। आज हम बलून राइड नहीं कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आज सुबह उठ के हम अपने होटल के टेरेस से जाके बलून वॉचिंग करेंगे। सुबह हम अपने टेरेस पे आए हैं बलून वॉचिंग के लिए। तो अभी बस सनराइज़ हो रहा है और बलून वॉचिंग का ये व्यू बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा है। तो चलिए साथ में बैठ के बलून वॉच करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का व्यू कैसे थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होता है। जो मैं अभी 15 मिनट से देख रही हूँ, व्यू बिल्कुल लैंडस्केप जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है, व्यू और अच्छा होते जा रहा है। तो चलिए साथ में बैठ के करते हैं बलून वॉचिंग। आज हमारा यहाँ डे 1 है और हमने सोचा कि यहाँ आने के बाद हम हॉट एयर बलून राइड बुक करेंगे, जो हमें आज के लिए नहीं मिला। तो आज की जो हमारी आइटिनरी है वो है कि अभी हम जाएंगे ओपन एयर म्यूज़ियम, जो कि आप रेड टूर में भी आपको एक पैकेज के अंदर भी मिलता है, बट हम इंडिविजुअली वो जाके करने वाले हैं। तो हम पहले जाएंगे ओपन एयर म्यूज़ियम। उसके बाद शाम में हमने अपने लिए 2 आवर्स की ATV राइड बुक की है सनसेट देखने के लिए। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। तो हम जिस एरिया में रुके हैं गोरेमे में, वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। और एक चीज़, इस एरिया में रेस्टोरेंट्स की इतनी ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, बार, डिफरेंट क्यूजीन्स, आपको टर्किश, इंडियन, चाइनीज़, हर तरह के क्यूजीन आपको यहीं पे मिल जाएगी। और इस एरिया में मार्केट भी काफ़ी बड़ी है और शॉपिंग के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे शाम को आप यहाँ पे चल के पूरे मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और वाइब भी मार्केट की बहुत अच्छी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ गोरेमे मेन एरिया में रुकने का। तो अभी ओपन एयर म्यूज़ियम के लिए हमने लगभग 10-12 मिनट वॉक किया होगा और अभी भी 5 to 7 मिनट्स का रास्ता बचा हुआ है। और ये रास्ता इतना सुंदर है, रोड्स अच्छे हैं, चलने के लिए पेडेस्ट्रियल पाथ बना हुआ है, तो हमें आने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप गोरेमे एरिया में हैं तो ओपन एयर म्यूज़ियम के लिए आप वॉक करके जाएँ, खुद से एक्सप्लोर करें। ये ओपन एयर म्यूज़ियम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये फेमस है अपने रॉक कट चर्चेस, चैपल्स और मोनेस्ट्रीज़ के लिए, जिसे 10th से 12th सेंचुरीज़ के बीच में बनवाया गया था। तो फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ वॉक हम पहुंच गए हैं ओपन एयर म्यूज़ियम। और ये ओपन एयर म्यूज़ियम बाकी सारे म्यूज़ियम्स जो आपने देखे होंगे उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि ये एक केव के फॉर्म में है। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे केव्स हैं जो एक्चुअली चर्चेज और मोनास्ट्रीज हैं।
अभी हमने ओपन एयर म्यूजियम का टिकट ले लिया है और ये 20 यूरो पर पर्सन है चार्जेस यहाँ के। इसके साथ आपको यहाँ पे फ्री ऑडियो गाइड मिलता है, लेकिन उसके लिए एक म्यूजियम्स ऑफ टर्की ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में ऑडियो गाइड सुन सकते हो और म्यूजियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने बस 3-4 चर्चेज़ ही एक्सप्लोर किए हैं और सब जो चर्चेज़ हैं यहाँ पे वो एक्चुअली केव के फॉर्म में हैं और जब आप अंदर जाओगे तो आपको सब कुछ काफ़ी सिमिलर लगेगा। तो अगर आप या तो इन पर्सन गाइड या ऑडियो गाइड के साथ नहीं इसको देखते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बस लगेगा कि बस हम केव के अंदर जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगी कि यहाँ लैंडस्केपिंग ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, पिक्चर्स के लिए तो ये प्लेस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो ये म्यूज़ियम है ये एकदम फ्लैट सरफेस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई भी है यहाँ पे। कहीं पे आपको स्टेयर्स क्लाइंब करने पड़ सकते हैं, कहीं नीचे उतरना पड़ सकता है। और जैसे अभी हम समर्स में आए हैं तो जब आप बहुत गर्मी में यहाँ आओ तो अच्छे से प्रिपेयर होके अपने हैट, सनग्लासेस, पानी की बॉटल सब कैरी करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये एरिया काफ़ी बड़ा है तो मुझे लगता है कि अगर आपको म्यूज़ियम बिल्कुल एंड टू एंड एक्सप्लोर करना है तो 6-7 घंटे तो आराम से लगेंगे। और आई डोंट थिंक कि किसी के लिए ये पॉसिबल है कि एक दिन में इतना वॉक करके एक्सप्लोर कर सके। तो हम देखते हैं हम कितना पार्ट म्यूज़ियम का एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते चलते हमने देखा यहाँ पे एक केव कैफ़े भी है, तो अगर आप चलते चलते थक जाओ थोड़े रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ रुको। तो अगर आप रोड ट्रिप करके कैपेडोकिया आए हो और आपका होटल गुरेमे या ओचीसर में है, वहाँ से ओपन एयर म्यूज़ियम जाने के लिए आप चाहो तो अपनी कार भी लेके आ सकते हो। हमने वहाँ जाने के बाद देखा कि वहाँ पार्किंग के लिए इनफ स्पेस अवेलेबल है। पार्किंग के जो चार्जेस हैं यहाँ पे ये 40 TL हैं, मतलब 100 रुपीज़ के आसपास हैं। तो आप इजीली अपनी कार भी लेके जा सकते हो और रोड्स भी अच्छे हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे ड्राइव करके वहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको 30 से 40 TL के बीच में टैक्सी भी मिल जाएंगी, जो लोकल टैक्सी होती हैं ओपन एयर म्यूज़ियम जाने के लिए। तो ओपन एयर म्यूज़ियम से वापस आने के बाद हमने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया और मार्केट में ही लंच किया और वापस आ गए अपने होटल। और अभी बज रहे हैं 4:45 के आसपास हो रहे होंगे और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने होटल के बाहर ATV राइड जो हमने बुक किया है उसके पिकअप के लिए। तो अभी यहाँ हमारे होटल से वो हमें पिकअप करके ले जाएंगे उस पॉइंट पे जहाँ से हम अपनी ATV राइड शुरू करेंगे। तो चलिए अब ATV राइड पे मिलते हैं। ये ATV राइड हमने booking.com के थ्रू पहले ही बुक कर लिया था, जिसके चार्जेस थे 35 यूरो पर बाइक। तो अगर आप 2 लोग हो तो आपको एक ही बाइक बुक करनी है, जिसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 35 यूरो ऑनलाइन था, बट आप चाहो तो गुरेमे जो मार्केट है वहाँ जाके लोकल ऑपरेटर्स के थ्रू भी ये बुक कर सकते हो और प्राइसेस भी सिमिलर ही होंगे। इसके अंदर आपको होटल से पिकअप ड्रॉप इंक्लूडेड होता है और जो वैलीज होती हैं उनकी एंट्री इंक्लूडेड होती है। तो लगभग आधे घंटे राइड करने के बाद जो हम पहले व्यू पॉइंट पे आए वो था मशरूम वैली। यहाँ के जो रॉक फॉर्मेशन है वो मशरूम के शेप के थे और यहाँ पे लैंडस्केप बहुत अच्छा था। अपने सेकंड स्टॉप पे रुके हैं और पीछे एक बहुत ही बड़ी मॉनेस्ट्री है, उसको विज़िट करने जा रहे हैं। और ATV राइड करते करते पूरा हम जो है धूल से भर चुके हैं, क्योंकि जैसे रास्ते में हम आए हैं फुल ऑफ डस्ट। तो अब देखिए अंदर जाते हैं, मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, इसके बाद हम जाएंगे सनसेट पॉइंट पे। तो
तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने सनसेट पॉइंट पे। और जो ये वैली आप पीछे देख रहे हैं इसे रोज़ एंड रेड वैली भी कहते हैं। और यहाँ से आई एम श्योर अभी तो सनसेट हुआ नहीं है बट सनसेट का व्यू बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ऐसे भी अगर आप इस वैली को देखो ये अपने आप में इतना यूनिक और इतना 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 अनबिलीवेबल लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ आके मुझे लग रहा है कि ये क्या लैंडस्केप है। तो बस ये हमारा लास्ट व्यू पॉइंट था आज का और 2 घंटे की ये ATV राइड ख़त्म करके अब हम बस थोड़ी बहुत शाम को शॉपिंग करेंगे और बस डिनर करके होटल वापस चले जाएंगे। तो बस डे 1 हमारा कैपाडोकिया में यहीं एंड होता है। और अब मैं आपसे मिलूँगी कल सबसे मोस्ट अवेटेड हमारे ट्रिप का और सबसे मोस्ट एडवेंचरस चीज़ मैं करने वाली हूँ जो है हॉट एयर बलून राइड। तो फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। डे 2 पे सबसे पहले हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे हॉट एयर बलून राइड के साथ और उसके बाद हम जाएंगे ग्रीन टूर पे। तो यहाँ पे 2 तरह के टूर होते हैं, ग्रीन टूर और रेड टूर, जिसमें डिफरेंट वैलीज़ कवर होती हैं। तो आप जब यहाँ आओगे तो उसमें जो वैलीज़ के इंक्लूजन्स हैं वो देख के अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो। लेकिन एक दिन में एक ही टूर को कवर करना पॉसिबल है, या तो आप ग्रीन टूर ले सकती हो या रेड टूर, क्योंकि ये पूरे दिन का होता है। ये दोनों टूर का ड्यूरेशन लगभग 6 to 7 आवर्स का होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें आपको अपने होटल से पिकअप ड्रॉप दिया जाता है और लंच भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपके पास 2 दिन हैं एक्स्ट्रा तो आप एक दिन ग्रीन टूर करो, एक दिन रेड टूर करो। और इन दोनों को जब आप करते हो तो उसके साथ शाम में ATV राइड नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए अगर एक एक्स्ट्रा डे है तो आप शाम को कर सकते हो ATV राइड फॉर सनसेट। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम रेडी होके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि जो हमारी हॉट एयर बलून राइड है उसके लिए हमें होटल पिकअप का सर्विस जो है वो अभी पिक करने आने वाले हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली जो मेरा ड्रीम था हॉट एयर बलून राइड करने का वो आज ट्रू होने वाला है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस कैसा होता है। So we are finally flying and I'm so excited. तो हमारी हॉट एयर बलून राइड शुरू हो गई थी और वैसे तो इस डेक में 16 लोगों के लिए जगह थी, लेकिन अंदर इसे 2-2 लोगों के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे नीचे की दुनिया एक फेरी टेल लैंडस्केप में बदल गई और ऊपर जाके कैपाडोकिया की इस ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप को देखना जैसे अनबिलीवेबल सा लग रहा था। जब हमें लगने लगा कि इससे ज़्यादा मैजिकल और कुछ नहीं हो सकता, तभी सूरज निकला और इस पूरे सीनरी पर एक गोल्डन ग्लो सा आ गया। हमारे चारों तरफ बलून्स फ्लाई कर रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, और हम एफर्टलेसली हवा में उड़ रहे थे। फ्लाई करते हुए कभी कभी तो हम बिल्कुल वैलीज़ के इतने करीब पहुंच रहे थे जो एड्रेनल रश बढ़ाने के लिए काफ़ी था। तो करीब 1 घंटे की हमारी ये हॉट एयर बलून राइड हमारे पूरे कैपाडोकिया ट्रिप का हाईलाइट था और सच में एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। So as they say, all beautiful things comes to an end. So अब हमारी हॉट एयर बलून राइड ख़त्म हो गई और बिलीव मी ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ट्रूली मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। आई मीन मैं तो बहुत एक्साइटेड थी मेरी बलून राइड के लिए और ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो ये एक एक्टिविटी है जो अगर आप कैपाडोकिया आते हो तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। हमें शैम्पेन के साथ, ऑफ कोर्स नॉन अल्कोहलिक के साथ, हम अपनी फ्लाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सक्सेसफुल फ्लाइट हमें मिल गई है ये फ्लाइंग सर्टिफिकेट भी।
तो हॉट एयर बलून राइड करने के बाद हम अपने होटल गए, अपना ब्रेकफास्ट करके फिर हम रेडी होके आ गए अपने ग्रीन टूर के लिए। तो ग्रीन टूर हमारा ऑलमोस्ट पूरे दिन का है, मे बी 7-8 घंटे का। और अभी हमारा टूर बस स्टार्ट हुआ है। हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आए हैं जो है गोरेमे पैनोरामा। गोरेमे पैनोरामा में हमने जाना कि जो कैपाडोकिया की रॉक फॉर्मेशन की हिस्ट्री है, वो यहाँ पे कैसे ये सारे रॉक फॉर्मेशन हुए हैं। पहले यहाँ पे जैसे आप पीछे देख सकते हो, ये जो छोटी छोटी वैलीज़ हैं, फेरी चिमनीज़ हैं, यहाँ पे पहले पिजन्स रहती थी, फिर कुछ लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ से माइग्रेट कर लिया। वो अपनी जैसे अब तो काफ़ी सारे घर बन गए यहाँ पे, तो लोग घरों में शिफ्ट हो गए। और अब जो ये सारी वैली है, ये एक्चुअली मेनली टूरिस्ट के लिए है। तो बस ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। अब हम यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, इस व्यू को एंजॉय करेंगे। दिखा। नेक्स्ट स्टॉप है पिजन वैली। और पीछे आप देख सकते हैं ये जो वैली में ये जो छोटे छोटे होल्स आपको दिख रहे हैं ये केव्स के अंदर, ये एक्चुअली पिजन के लिए एंट्री पॉइंट है और इसके अंदर पिजन रहते हैं। और अभी हमारे गाइड ने हमें बताया कि पिजन्स इस वैली के अंदर जाके, जो इनके पिजन हाउसेस के अंदर जाके जो फर्टिलाइजर्स छोड़ते हैं, उसको यहाँ पे वो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। और ग्रेप्स में उसको यूज़ किया जाता है और भी काफ़ी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ऑल्सो उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पे पहले लोग पिजन को एक तरह से कह सकते हैं कि पालते थे, उनको रखते थे और उनको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे। जैसे यहाँ एक ऊंचीसर कैसल है और एक कैसल जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो दोनों कैसल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए पिजन एक मीडियम था। अब उसको कम्युनिकेशन के लिए तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग पिजन को यहाँ पे पालते हैं और उसको मे बी पहले कुछ लोग खाते भी थे, अब खाते नहीं हैं। तो बस हाँ, यही है पिजन वैली। और इस जगह भी जो रॉक फॉर्मेशन है डिफरेंट है और बहुत बहुत अच्छा है। तो पिजन वैली को एक्सप्लोर करने के बाद हम गए थे एक रॉक फैक्ट्री, रॉक स्टोन फैक्ट्री जो यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे जो टर्किश जो स्टोन्स होते हैं, जो जेम स्टोन्स होते हैं, उसकी बनी हुई सिल्वर और गोल्ड की बहुत ही अच्छी ज्वेलरी की कलेक्शन थी वहाँ पे। दो थोड़ी एक्सपेंसिव थी लेकिन काफ़ी यूनिक ज्वेलरी मिल रही थी वहाँ पे। तो बस उसको ख़त्म करने के बाद हम अभी आए हैं यहाँ पे, जहाँ से हम इलारा वैली के लिए ट्रेकिंग करने वाले हैं। तो वहाँ से इलारा वैली का रास्ता लगभग 1 घंटे का था। और यहाँ इलारा वैली की ट्रैकिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आए हैं ये आला चर्च विज़िट करने। तो ये आला चर्च जो है, ये पहले एक चर्च हुआ करता था और उसके साथ में जो आप ये वाली जो केव देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये चर्च के लिए एक मीटिंग पॉइंट था इनिशियली, जिसको कि बाद में एक ऑयल रिफाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन का काम होता था। तो ये दोनों ही केव स्ट्रक्चर में हैं। बट जो ये आला केव है, ये फेमस है अपने फ्रेस्को पेंटिंग के लिए। फ्रेस्को पेंटिंग एक पेंटिंग की टेक्निक है जिसमें कि पहला लेयर प्लास्टर का होता है और उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो अंदर हमने काफ़ी जो यहाँ के पहले प्रीस्ट थे, सेंट्स थे, उनकी पेंटिंग देखी, लेकिन वो पेंटिंग अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, टाइम के साथ वो थोड़ी फेड हो चुकी है। तो बस इसको एक्सप्लोर करने के बाद अब हम हमारी ट्रेकिंग शुरू करेंगे। रास्ते में जब आप आओगे तो इतनी ग्रीनरी है और स्पेशली स्प्रिंग के टाइम पे इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको मिलेंगे, इतने सारे रिवर्स मिलेंगे। उसको क्रॉस करते हुए जाना बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा। इलारा वैली में ट्रैकिंग का ये एक्सपीरियंस काफ़ी प्लेजेंट और एडवेंचरस था। और इस ट्रैकिंग को कंप्लीट करने के बाद हम रुके एक बहुत सुंदर से रिजॉर्ट में अपने लंच के लिए, जो इस ग्रीन टूर के पैकेज में ही इंक्लूडेड था।
तो लंच करने के बाद अब हम आए हैं देखने सेलिमा मोनेस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है और अगर आप में से कोई स्टार वॉर्स फ़ैन है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे स्टार वॉर्स के कुछ सीन भी शूट हुए हैं जिसमें कि इस प्लेस को दूसरे प्लैनेट की तरह दिखाया गया है। तो चलिए अब इस मोनेस्ट्री को विज़िट करते हैं। लेकिन हाँ, इसके ऊपर जाने के लिए हमें थोड़े से स्टीप कर्व्स होंगे, थोड़े पहाड़ों में से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ऊपर जाने का कैसा रास्ता है। सेलिमा मोनेस्ट्री कैपेडोकिया का फर्स्ट एवर कैथोलिक चर्च है और इसके साथ साथ ही ये जगह फेमस है अपने एस्थेटिक्स और हैंड फ्रेस्कोस पेंटिंग के लिए। यहाँ पे जब आप ऊपर आओगे तो जो पेनोरमिक व्यू है और जो सराउंडिंग लैंडस्केप्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो जब हम ऊपर आ रहे थे तो कहीं कहीं पे रास्ता बहुत ज़्यादा कर्वी था, कहीं स्लिपरी था, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा केयरफुल होके आना होगा। तो सेलिमा मोनेस्ट्री को विज़िट करने के बाद लगभग 1 घंटे की ड्राइव पे हम आए हैं टर्की की जो सबसे पुरानी अंडरग्राउंड सिटी है उसको एक्सप्लोर करने। और ये अंडरग्राउंड सिटी ऐसा बोला जाता है कि एंशिएंट टाइम पे जो लोग यहाँ रहते थे वो अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए और वाइनरी की तरह इस अंडरग्राउंड सिटी को यूज़ करते थे। और इस अंडरग्राउंड सिटी में हमने देखा कि यहाँ पे एक्चुअली 8 फ्लोर्स डाउन है ये, तो सोचो कि ये कितना डीप होगा अंदर। और जब हम अंदर गए तो इतने नैरो पैसेजेस थे और इतने छोटे छोटे विंडोज़ बोल सकते थे, उसके थ्रू पास होके हमें जाना पड़ा। तो अगर आप क्लस्ट्रोफोबिक हो तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आ सकती है इसके अंदर, लेकिन अंदर का एक्सपीरियंस थोड़ा यूनिक लगा हमें, अच्छा था। तो बस अब अंडरग्राउंड सिटी को विज़िट करके बाहर थोड़ी सी यहाँ पे सुवेनियर शॉप्स हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये हमारा ग्रीन टूर का लास्ट पार्ट था, तो बस इसके बाद हमारा ग्रीन टूर ख़त्म हो जाएगा। कैपेडोकिया में हॉट एयर बलून राइड की अगर मैं बात करूं, एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसके प्राइसेस यहाँ पे 200 यूरोज़ से 200 तो शायद मैंने कम ही बोल दिया, बट अगर आपने 2-3 महीने पहले ऐसे बुकिंग करी है तो शायद आपको 200 में मिल जाए। बट 200 यूरोज़ से लेकर के 400 यूरोज़ तक भी ये रेंज कर सकता है फॉर 1 पर्सन। लेकिन ये जो प्राइस है ऑनलाइन, ऑफ कोर्स जब आप पहले से प्रायर बुकिंग करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ जब आप आते हो तो आपको जिस एरिया में यहाँ हम रुके हैं कोरेमे में, यहाँ पे काफ़ी सारे हॉट एयर बलून राइड एजेंसीज़ हैं जिसके थ्रू भी आप बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड चार्जेस नहीं हैं और ये प्राइस बहुत ज़्यादा नेगोशिएबल भी होता है और वेरी भी करता है। और ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि जैसे रेगुलरली अगर जो हॉट एयर बलून है वो फ्लाई कर रही हैं तो प्राइसेस फिर भी आपको ठीक ठाक मिलेंगे। लेकिन बीच में अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई है फॉर वेदर रीज़न या किसी और रीज़न की वजह से, तो उस केस में ये प्राइसेस को और हाइक कर देते हैं। तो ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस वेदर में आ रहे हो और यहाँ पे उस टाइम पे कैसा मौसम है, क्योंकि ये पहले से किसी को पता नहीं होता है। तो बस यही एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी ज़रूरी है कैपेडोकिया आने से पहले।